हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और अगर मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊं तो आप बताइए मुझे कि हम पिछली क्लासेस में क्या बात कर रहे थे। हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे अपने चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे। और एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने अपना चैप्टर अपना ग्रुप 1 शुरू करा था। कौन सा ग्रुप शुरू करा था? ग्रुप 1 शुरू करा था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेता हूं। जो बच्चा यहां पे पहले देख चुका है वो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन जो देख भी ले उसे चीजें रिवाइज ही होंगी, क्योंकि आपको मेरा पैटर्न पता है क्लास में याद कराने का। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में मैंने आपसे बात करी थी कि भैया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमने पिछला लेक्चर शुरू कर रहा था ग्रुप 1 से। किससे शुरू करा था? ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 में हमने कौन कौन से एलिमेंट देखे थे? ली, ना, के, आरबीसीज, फरार। आरबीसीज क्या होगा? फरार। और मैंने बताया था फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका हाफ लाइफ कितना होता था? 21 मिनट होता था। इसलिए हम जनरली इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। चलो, फिर हमने पिछली क्लास में अलग अलग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करा था कि भाई यहाँ एटॉमिक रेडाई का क्या ट्रेंड देखने मिलता है, एटॉमिक रेडाई का क्या ट्रेंड देखने मिलता है। नीचे जाने पे एटॉमिक रेडाई बढ़ती जाती है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि अगर नीचे जाने पे एटॉमिक रेडाई बढ़ती जा रही है तो नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है? घटती जाती है। एटॉमिक रेडाई बढ़ती है। तीसरी हमने बात करी थी डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी के बारे में, और डेंसिटी में एक एक्सेप्शन देखने मिला था, सोडियम और पोटेशियम का, वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो ये क्या शो करते थे? फ्लेम कलरेशन शो करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, अगर आप किसी कंपटीशन के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्लेम कलरेशन शो करते थे। कौन कौन से फ्लेम का कलर मिलता था अपने को? मैंने आपको बताया था लिथियम कैसा होता था? क्रिम्सन रेड होता था। याद करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम कैसा होता था? क्रिम्सन रेड होता था। सोडियम मैंने याद करने का तरीका बताया था कि हम दिवाली में नए कपड़े पहनते हैं तो न ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। पोटेशियम अपनी इंडिया में केवी स्कूल बहुत फेमस है, तो केवी वी 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 मतलब वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है। लीना के आरबी। रुबीडियम कैसा होता है? रुबीडियम कैसा होता था? मैंने आपको बताया था रेड वॉयलेट कलर का होता था। कैसा होता था? रेड वॉयलेट कलर का होता था। ठीक है। और आर फॉर रुबीडियम, आर फॉर रेड वॉयलेट, ऐसे मैंने याद कर। और सीजियम, सीजियम सी करके बोलो इसे। सी कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो सीजियम कैसा था? ब्लू कलर का था। ये मैंने आपको तरीके बताए थे किसको याद करने के। ठीक है, इतना मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में डिस्कस करा था। इसके अलावा मैंने मेल्टिंग पॉइंट में इनके क्या देखने मिलता है, नीचे कहानी कैसी होती है मेल्टिंग पॉइंट की, ये सारी कहानी मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए। फिर आज हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो शुरू करता हूं मैं आज की कहानी। अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ मेरे संग शुरू हो जाइए, क्योंकि जोश और जुनून बनाए रखना मेरा पहला मोटिव होता है, क्लास को एंजॉय करना मेरा दूसरा मोटिव होता है, और क्लास में आखिरी तक आपको याद हो जाए ये मेरा तीसरा मोटिव होता है। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात करेंगे भैया? कभी भी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप हमेशा सोचते हैं कि हाँ भैया कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हाँ भैया कैसे दिख रहे हैं, जलाएंगे। फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें हो रही हैं, लॉजिक समझना। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें हो रही हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि हाँ भैया किसी से रिएक्शन जब कर रहा है, और जब भी केमिस्ट्री में रिएक्शन की बातें आती हैं आप बड़ा घबरा जाते हैं। मेरे को घबराने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे घबराने वाले कोई कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस नहीं करने वाला। मान लीजिए ना ये एटमॉस्फेयर है अपना। मान लीजिए ये अपना एटमॉस्फेयर है। ठीक है। या तो एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। चलो हम जो रिएक्शन मेनली देखते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखेगा, नाइट्राइट बनाएगा। कौन बनाता है कौन नहीं बनाता ये तो आज की अपनी कहानी है। हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, हैलाइड बनाएगा। वाह सर। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्राइड बनाएगा। अब वो जो कंपाउंड बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उन प्रॉपर्टीज के पीछे की कहानी क्या है, एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग क्या कहानी दी हुई है, इन्हीं सारी कहानियों को आज अपने लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो क्या तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार हैं तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं पहली केमिकल प्रॉपर्टी की, जो कि है मेरी ऑक्साइड फॉर्मेशन। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है? ऑक्साइड फॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन? मैं कभी कुछ कहता ही नहीं, मैंने अभी एक ही बात कही कि भैया
सारी की सारी आपकी जो अल्कली मेटल है, सारी की सारी अल्कली मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं और क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। हमने इन्हें अल्कली मेटल नाम दिया था, हमने इन्हें अल्कली मेटल नाम दिया था, और मैंने आपसे यही कहा था कि इन्हें अल्कली मेटल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, अल्कली नेचर के होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये सारी अल्कली मेटल ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करती हैं, रेडिली रिएक्ट करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं, और इसीलिए टार्निश हो जाती है। कैसी हो जाती है, टार्निश हो जाती है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, अल्कली मेटल टार्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। कोई आपसे पूछे कि अल्कली मेटल को जब खुली हवा में रख दिया जाए और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो टार्निश क्यों हो जाती हैं, क्यों टार्निश होने के पीछे की वजह होती है कि भैया जैसे ही वो टार्निश हुई, क्योंकि मेटल के पास एक चमक होती है, मेटेलिक लस्टर होती है, लेकिन अगर वो टार्निश हो रही है, टार्निश हो रही है मतलब आपको क्या समझ आ रहा है कि भैया उसने ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया है। चलो भैया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जहां भी मैं एम्फेसाइज करूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जहां भी आप मेरी पिच को बहुत हाई पाएं, बहुत ज्यादा हाई पाएं, एक चीज आपको वहां समझ जाना है कि जहां अनुराग सर की पिच हाई हो रही है वो चीज इंपॉर्टेंट है। वो आपके स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, नीट और जेई लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सर क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, यहां पे मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक आपने सिर्फ एक ही बात जानी है, ये बाद में देख लेंगे, सब लिखा है आप लोगों के लिए यार, घबराने की बात नहीं है। यहां हम दो ही चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम अभी तक ये मान के चलते थे कि भैया ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, ठीक है, तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, वैलेंसी भी कितनी शो करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो कंपाउंड कैसा बनना चाहिए, तुम इधर ट्रांसफर करो, तुम इधर ट्रांसफर करो, क्या आना चाहिए था, Li2O, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये कैसा है अपना, नॉर्मल ऑक्साइड है। लेकिन आपको यहां एक नई कहानी पता चलेगी सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड के बारे में, यहां आपको एक नई कहानी पता चलेगी सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, पर ऑक्साइड क्या होता है समझना बेटा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द पर ऑक्साइड लिंकेज। हम हमेशा जो बात करते हैं कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है या चार्ज एक्वायर बाय द एलिमेंट -2 है या ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड उसके एक्सेप्शन होते हैं। यहां पे कुछ एलिमेंट आपको पर ऑक्साइड भी बनाते हुए दिखेंगे, और पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2-2। क्या फॉर्मूला होता है, O2-2। कुछ एलिमेंट आपको यहां सुपर ऑक्साइड भी बनाते हुए दिखेंगे, और मैं यहीं पे एक बात कह दे रहा हूं, सुपर ऑक्साइड सिर्फ वही एलिमेंट बनाएंगी या वही मेटल बनाएंगी अपनी, जो क्या बोल रहा हूं मैं, सुपर ऑक्साइड वही एलिमेंट या वही मेटल बनाएंगी जो लार्ज कैटायन बनाती हूं या जिनका साइज बड़ा हो। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2-1। कितना होता है, O2-1। देखना, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 नहीं है, दो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, इसी को कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। अगर इसको आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यही होती है अपनी पर ऑक्साइड लिंकेज। क्या होती है, पर ऑक्साइड लिंकेज। सुपर हीरोज, मार्वल की कोई मूवीज देखते होंगे आप लोग, सुपर हीरोज आर ऑलवेज ऑन द टॉप। कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन सी मार्वल की मूवीज देखते हो आप लोग। कभी भी कोई मार्वल की मूवीज देखते होगे तो भैया वो सबसे पहले तो अमेरिका में ही होती है कि हाँ भैया कैलिफोर्निया में ये हुआ, यहाँ ये हुआ, तो सुपर हीरोज हमेशा टॉप पे होता है। तो याद करने का तरीका, सुपर ऑक्साइड पे कितना चार्ज, -1 चार्ज। चलो रे भैया, अच्छी बात है, सुपर ऑक्साइड पे -1 चार्ज। समझ आ गया, समझ आ गया सर कि आप यहाँ पे हमें खिचड़ी पकवाने वाले हैं। मैं खिचड़ी नहीं पकवा रहा हूं, अब लॉजिक समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जो लिथियम होती है, क्या होती है, लिथियम होती है अपनी, ठीक है, वो जनरली नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है। जनरली क्या बनाती है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड कौन सा होता है, मोनोऑक्साइड। कौन सा, मोनोऑक्साइड, जिसमें देखिए ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। कौन सा चार्ज है, -2 चार्ज है, और लिथियम पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। अब मेरी बात सुनना, क्या लिथियम के अलावा बाकी नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाते, बनाते हैं ना। सोडियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, रुबिडियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनाते, लेकिन अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम बेटा नॉर्मल ऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है, इसके अलावा पर ऑक्साइड भी बनाता है। क्या बनाता है, पर ऑक्साइड भी बनाता है। पर ऑक्साइड मैंने अभी आपको बताया जिसमें O2-2 होता है, और सोडियम के पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O2। क्या फॉर्मूला होता है, Na2O2। ठीक है, तो क्या सिर्फ सोडियम ही पर ऑक्साइड बनाता है, नहीं, पोटेशियम भी अपना पर ऑक्साइड बना सकता है। एक मिनट, ये यहां नहीं आएगा, ये यहां नहीं आएगा, ये यहां नहीं आएगा, समझना। ठीक है,
सोडियम क्या बनाता है अपना, पर बनाता है। चलो अब बात करते हैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की। किसकी बात करते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की। अगर मैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करूं तो ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। याद रखना, सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, लिथियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, क्योंकि सुपर ऑक्साइड सिर्फ लार्ज कैटायन की प्रेजेंस में ही स्टेबल होते हैं। अभी तो कहानी शुरू हुई है, समझते चलो। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2-2। चलो MO2, सुपर ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, MO2। जहां पे M क्या हो सकता है आपका, पोटेशियम हो सकता है, यहां पे M क्या हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है। यही साइज में बड़े होते हैं तो यही सुपर ऑक्साइड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। MO2 जैसे KO2 हो गया, जैसे RbO2 हो गया, RbO2 हो गया, जैसे CSO2 हो गया। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है सर, क्लियर हो गया। हमें क्या समझ आया कि सर हमारे, बार बार सुनना मेरी बात, हमारे पास ग्रुप 1 है। सर हमारे पास क्या है, ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में सर हम सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करने जा रहे हैं। और हम जैसे ही ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो सर हमको ये पता चला कि अभी तक हम भैया ऑक्सीजन पे -2 चार्ज समझते आ रहे थे, लेकिन सर हमें यहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड भी देखने मिल रहा है, पर ऑक्साइड भी देखने मिल रहा है, सुपर ऑक्साइड भी देखने मिल रहा है। लिथियम को हमने चलो बोल दिया कि भैया लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम को क्या बोल दिया, पर ऑक्साइड बना रहा है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या बना रहे हैं, सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। सुपर ऑक्साइड मतलब सुपर हीरोज, वो बड़े होते हैं तो सुपर ऑक्साइड्स आर ओनली स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सारे एनसीईआरटी की लाइन, मेरे मुंह से जो निकल रहा है एनसीईआरटी की लाइन निकल रही, ताकि जब भी आप नीट और जेई में भी अपीयर हों तो आप तहलका मचा दें। स्कूल लेवल पे तो आप मचा ही देंगे। चलो, रुबिडियम एंड सीजियम प्रीडोमिनेंटली फॉर्म सुपर ऑक्साइड। रुबिडियम होगा और सीजियम होगा, वो प्रीडोमिनेंटली क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना, देखो ली ना के RBCs, ठीक है, लिथियम छोटा, सोडियम बड़ा, पोटेशियम और बड़ा, रुबिडियम और बड़ा, सीजियम और बड़ा। रुबिडियम और सीजियम लार्ज हैं, बड़े हैं तो ये सुपर ऑक्साइड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, रुबिडियम एंड सीजियम प्रीडोमिनेंटली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि सुपर ऑक्साइड्स आर ओनली स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अगर कभी कोई आपसे पूछे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देखो मैं कभी कभार VIP लिखवाता हूं या IMP लिखाता हूं, इसका मतलब क्या है कि जो टर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। रुबिडियम एंड सीजियम प्रीडोमिनेंटली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि सुपर ऑक्साइड ओनली स्टेबल होते हैं किसकी प्रेजेंस में, लार्ज कैटायन की प्रेजेंस में। हा 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 हा, क्या बात है सर, क्या बात है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, चलो सर यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। सर हमें ऑक्साइड क्लियर हो गए, हमें नॉर्मल ऑक्साइड क्लियर हो गया, सर सुपर ऑक्साइड क्लियर हो गया, सर पर ऑक्साइड क्लियर हो गया। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे कभी ना कभी दिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी पूछ ले आपसे यूजेस में, जब हम सबमरीन आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी गाजी अटैक करके, सबमरीन जो होती है पानी के अंदर चलती है, तो वहां पे इंटरनल जो एटमॉस्फेयर होता है वो ऑक्सीजन रिच अपने को क्रिएट करना होता है। तो हम सोडियम परऑक्साइड का यूज, किसका यूज, सोडियम परऑक्साइड का यूज करते हैं इंटरनल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए। किसको क्रिएट करने के लिए, इंटरनल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कैसा, ऑक्सीजन रिच। तो देखो Na2O2 जब पानी से रिएक्शन करेगा तो NaOH बनाएगा और ऑक्सीजन गैस निकालेगा। इसके अलावा जो पर ऑक्साइड होते हैं, पर ऑक्साइड्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर ऑक्साइड्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर ऑक्साइड जो होते हैं वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इस कहानी को पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट कहानी है मैंने आपको बता दी, जो इंपॉर्टेंट कहानी है मैंने आपको बता दी। क्लियर है, जल्दी आइए यहां तक, पहले इसे नोट डाउन करिए, आपको कहानी समझ आ जाएगी सर क्या बात करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट इज ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है, करा नोट डाउन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस बार बार बोलो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नॉर्मल ऑक्साइड लिथियम ने बना लिया, सोडियम ने पर ऑक्साइड बना लिया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ने सुपर ऑक्साइड बना लिया, क्योंकि सुपर ऑक्साइड्स आर ओनली स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन। हाँ सर समझ गए, जब भी आप ऐसा चिल्लाते हो ना हमारे कान जरूर फटते हैं, लेकिन दिमाग में बात घुस जाती, मुझे दिमागी कीड़े की तरह आपके दिमाग में घुसना है।
अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2। चलो मान लिया उसने आपके पास दो ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन है अपना +1 और बी ऑप्शन है अपना +4। अब आप बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। सर कैसे हमारी तकदीर, हम तो सर हमको तो पता है पोटेशियम को हम +x मानेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते टाइम, ठीक है। ऑक्सीजन को सर हम -2 मानते हैं, इंटू 2 ऐसे 2 है सर, इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है सर, तो x इज इक्वल टू +4। वाह सर, क्या हम गधे हैं, क्या हम गधे हैं? आप हमको हमेशा गधा समझते रहते हो सर कि हम कर नहीं पाएंगे। ये लो हमने कर दिया। अब मैं बोलूंगा बेटा मैंने क्या बोला था, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1। अरे हाँ सर, इनका तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, मतलब ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो हमारा +4 कैसे आया? टैं 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 टैं। अब क्या बात हुई, यहां बात ये हुई कि जो आपका KO2 बन रहा था, KO2 बन रहा था, यहां पे ऑक्सीजन -2 वाला नहीं है, दिस इज योर सुपर ऑक्साइड। क्या बात है, दिस इज योर सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2-1, दिस इज O2-1, तो ये कितना हुआ, पोटेशियम +1। यहां पे दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज नॉट एक्चुअल योर आंसर, योर आंसर इज +1। ये गलत है, ऐसे मत करना कभी भी। ग्रुप 1 की भैया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा यहां पे थंब रूल बना लो, थंब रूल बना लो। ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 1, ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 1 हमेशा कितनी देखने मिलेगी, कितनी देखने मिलेगी, +1 देखने मिलेगी। इस थंब रूल को अपने दिमाग में बैठा लो, इस थंब रूल को अपने दिमाग में बैठा लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1 में कितनी देखने मिलेगी, अपने को +1 देखने मिलेगी। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप सुन रहे हैं अनुराग सर की जुबानी। वाह 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 वाह। चलो रे भैया, क्लियर है क्या, क्लियर है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन कहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती? एक बार अनुराग सर से पढ़ के देखो, कॉन्सेप्ट हिला देंगे अपन, कहानियां ऐसी सुनाएंगे। ओ नोट डाउन कर लिया ना, चलो तो मैं आगे बढ़ाता हूं कहानी को। नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी, ऑक्साइड फॉर्मेशन कंप्लीट। अगली कहानी है अपनी, जो सेकंड कहानी है वो है हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी आपकी अल्कली मेटल हो, कोई भी आपकी अल्कली मेटल हो, क्या हो, कोई भी आपकी अल्कली मेटल हो, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगी, किसके साथ रिएक्शन करेगी, पानी के साथ रिएक्शन करेगी। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, हाँ सर अभी हमने देखा था, हवा में ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, इनने ऑक्साइड बनाया। अब हम सर इसको पानी के साथ, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी गुलिया हो जाए उस जैसा, सर अब हम इसे पानी के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, सर अब हम इसे पानी के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं। चलो सर अभी हम इनको पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब भी हम इनको पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे किसी भी अल्कली मेटल को, तो ये क्या बनाएगी भैया, ये क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड बनाएगी। हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या रिलीज करेगा, आपका OH आयन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, OH आयन रिलीज करेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, बेसिक या अल्कली नेचर के होते हैं, ठीक है सर। हमने देख लिया, इसने 2M+ बनाया, हाइड्रोक्साइड रिलीज कराओ, हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। अब समझना यहां मजेदार बात क्या है, लिथियम जो होता है इसकी E0 वैल्यू, E0 वैल्यू क्या होती है समझना बेटा, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में, लॉजिक सुनना, आप क्लास 11th में, हो सकता है आपको E0 वैल्यू का कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में नहीं चढ़ता होगा। सर व्हाट इज E0 वैल्यू, तो मैं यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, यहीं पे लिख देना कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी सुन लो। E0 क्या है सर, सबसे पहले नॉट लगा है तो दिस इज स्टैंडर्ड, और E मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब हम क्लास 12th में जाएंगे, किस में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, तो हम एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आप क्लास 10वीं में रिएक्टिविटी सीरीज नाम से पढ़ के आए हुए होंगे। रिएक्टिविटी सीरीज नाम से पढ़ के हुए आए होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज नाम से पढ़ते हुए आए होंगे। अब समझना, उसे हम क्लास 12th में हायर लेवल पे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। होता क्या है सुन लो, कहां से आया, व्हाट इज E0 वैल्यू। अब क्या होता है, हमारे पास एक हम लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। चलो सर ले लिया, ठीक है, उसे मान लेते हैं अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड वो डिवाइस होता है बेटा,
इलेक्ट्रोड वो डिवाइस होता है जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। जैसे मैं टीचर हूँ ना, मैं टीचर वो डिवाइस हूँ जो मैं अपने नॉलेज का ट्रांसफ़र आप लोगों तक कर रहा हूँ, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं कि सर नॉलेज का ट्रांसफ़र प्रॉपर हो रहा है। मैं वो डिवाइस हूँ जो कि अपने नॉलेज का ट्रांसफ़र करता हूँ। वैसे ही इलेक्ट्रोड वो डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, गेनिंग कर सकता है, लूज़ कर सकता है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोड समझ गए सर। अब इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नहीं दे रहा है, इसे हम, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन के दौरान इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापना है, जैसे रेडॉक्स में हम पढ़ते हैं ना, रिडक्शन की गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नापेंगे, किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, उसके बगल में हमें जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापना है उसको रखा, और यहाँ वोल्ट मीटर रख दिया, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज बताएगा। तो हमें अलग अलग एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चलेगा, और जब हम उसके बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाएंगे तो हमें एक सीरीज मिलेगी जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और लिथियम जो है देवता, अपने देखो रिडक्शन हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईएस्ट होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट नेगेटिव होता है, करीब होता है इसका -3.07 वोल्ट। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट लिख लेना। तो क्या बोल रहा है, लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, ई नॉट वैल्यू मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अगर अभी भी मैंने जो बात कही नहीं समझ आई भूल जाओ मेरे बेटा, नहीं समझ आई भूल जाओ, नहीं समझ आई भूल जाओ। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा निगेटिव वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो लॉजिक समझना, लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है -3.07, इसीलिए दैट्स व्हाई इट्स रिएक्शन विथ वाटर इज लेस विगरस देन सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपना कैसा होता है, लेस निगेटिव होता है, लिथियम का मोर निगेटिव होता है। मोर निगेटिव होने की वजह से ये अपने पानी के साथ ज्यादा विगरसली रिएक्शन नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कहानी। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी आधा अधूरा कॉन्सेप्ट कई बार होता है कि बेटा एज बीइंग अ टीचर मैं आपको उतना ही बता सकता हूं जितने मेरे बस में है, ज्यादा हायर लेवल पे बताने की कोशिश करूंगा आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बात अभी 12th की है। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब समझना, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन की कैपेसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन की कैपेसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जाता जाऊंगा, एज वी गो डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कैपेसिटी इंक्रीजेस। अब यहां पे नोट डाउन करने वाली बात क्या है, ऑल अल्कली मेटल ऑन एक्सपोजेस टू एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, आपको यहां जो पॉइंट लिख रहा हूं बस उन्हीं पॉइंट को नोट करना है, बाकी मेरी कहानी आपको सिर्फ समझाने के लिए समझ गए? दैट्स व्हाई नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, इसलिए मैं कहता हूं ना अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जब हम इस एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो सर हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मॉइस्चर बहुत मिलती है, मॉइस्चर बहुत मिलती है। तो क्या होता है, जो भी अल्कली मेटल होती है, मॉइस्चर मतलब पानी, ठीक है, जो भी अल्कली मेटल होती है वो नॉर्मली अपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना सकती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना सकती है, मॉइस्चर या पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना सकती है। तो समझना, ऑल अल्कली मेटल ऑन एक्सपोजेस टू एटमॉस्फेयर, जब हम इनको एटमॉस्फेयर में रखते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में। ऑक्साइड कब, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, हाइड्रोक्साइड कब, जब इनमें पानी से रिएक्शन करे या मॉइस्चर से रिएक्शन करे। और अगर CO2 है तो कार्बोनेट में भी रिएक्शन कर सकते हैं और कार्बोनेट भी बना सकते हैं, एंड गेट टार्निश्ड। और कैसे हो जाते हैं, टार्निश्ड हो जाते हैं, अपनी मेटालिक लश्कर खो देते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर स्टोर्ड इन, इसीलिए इनको कहां स्टोर किया जाता है, पेट्रोलियम ईथर या कैरोसिन में। कभी अगर आपने स्कूल लैब में देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि भैया स्कूल में सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। अगर ये नहीं पता तो अरे भैया हम ठेठ गांव वाले आदमी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम गांव गए हैं, ठीक है। तो कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, जिसको बोलते हैं मिट्टी का तेल, ब्लू कलर समथिंग का होता है, ठीक है। इसमें इनको स्टोर किया जाता है।
क्यों? क्योंकि सर ये क्या करता है तुरंत, ये बहुत ही ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है किसके साथ भैया? ऑक्सीजन के साथ, और किसके साथ? हाइड्रोक्साइड के साथ, और पानी के साथ, और CO2 के साथ। और क्या बना लेता है? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। इसीलिए इनको किसमें स्टोर किया जाता है? पेट्रोलियम, ईथर में और कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। ये अपनी कहानी हुई हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन की। किसकी कहानी हो गई अपनी? हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन की। अभी अपन ने देख लिया ऑक्साइड, अभी अपन ने देख लिया हाइड्रोक्साइड। अगली प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करता हूं। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। किसके बारे? रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। अभी मैंने आपसे क्या बात कही? मैंने अभी आपसे ये बात कही, सुनना बहुत प्यार से सुनना। क्या है बेटा, आपको ई नॉट का फंडा नहीं पता है। अब ये मैं समझ रहा, सर लेक्चर समझ नहीं आ रहा। ई नॉट सिंपल सी कहानी है भैया, आपको रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल आप किसी को, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अपन किस में पढ़ेंगे? क्लास 12th में पढ़ेंगे। उसको रेफरेंस लेके किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापना कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सबसे ज्यादा निगेटिव किसका होता है? लिथियम का होता है, -3.07 वोल्ट। और जिसका जितना ज्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो समझना, कहानी समझना, ऑल अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहली कहानी, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर्स रिड्यूसिंग पावर। जो क्या मेजर करता है? रिड्यूसिंग पावर को मेजर करता है। मैं यहां पे एक चीज और लिख दे रहा हूं, मोर निगेटिव, मोर निगेटिव। अगर आपको ई नॉट अभी नहीं समझ आता तो रट लो। कई बार बोलते हैं ना रट्टाफिकेशन, रट लो। हाँ सर समझ आ गया कि हाँ कुछ ई नॉट की फंडा है, जिसका जितना ज्यादा निगेटिव होता है, मोर निगेटिव ई नॉट आरपी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होता है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सर समझ आ गया, सर समझ आ गया। जिसका जितना ज्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझना। तो मैंने कहा कि लिथियम मोस्ट है और सोडियम कैसा है? लीस्ट पावरफुल है इस ग्रुप में, इन दिस ग्रुप। मैं यहां पे ये भी लिख दे रहा हूं, इन दिस ग्रुप, इन दिस ग्रुप। मतलब क्या समझ आया? लिथियम का कैसा होगा? सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, और सोडियम का क्या होगा? सबसे कम निगेटिव होगा। बोलो सर समझ आ गया? अब क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस पे? जैसे सब्लिमेशन एनर्जी पे, आयोनाइजेशन एनर्जी पे, और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। अभी इस पॉइंट को छोड़ना, अब इस पॉइंट को पहले पकड़ लेना, समझना। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which measures the reducing power represents the overall change, represents the overall change। कैसा overall change को represent कर रहा है? कि भैया कोई मेटल सॉलिड है, मेटल सॉलिड है, सॉलिड को सीधे लिक्विड नहीं, सीधे गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन एंथैल्पी। और जब आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लॉजिक सुनना, मैंने क्या कहा सर? रिड्यूसिंग पावर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। ठीक है सर, यहां तक हमको समझ आया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है सर हमारा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है सर हमारा, वो ओवरऑल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। कि मेटल सॉलिड थी, सॉलिड को हमने गैस में कन्वर्ट करा तो सब्लिमेशन एनर्जी, गैस से गैसियस आयन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और जब इसको पानी में डाला तो दिस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं कि लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। और आपको पता होगा कि लिथियम ग्रुप में सबसे छोटा है। लिथियम ग्रुप में कैसा है? सबसे छोटा है। बाकी सब ग्रुप में बहुत ज्यादा बड़े हैं, बाकी सब ग्रुप में बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो अगर लिथियम सबसे छोटा है, तो मैंने आपसे कहा था कि भैया जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। जिसने मेरा लेक्चर पिछला वाला देखा होगा उसको पता होगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो लिथियम का हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। कैसी होती है? हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, विच अकाउंट्स फॉर इट्स हाई नेगेटिव ई नॉट वैल्यू एंड हाई रिड्यूसिंग पावर। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यही क्वेश्चन आएगा कि लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी पहली वजह क्या है? हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी होना। क्या होना? हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी होना। बिकॉज इट हैज स्मॉलेस्ट साइज। इसका साइज कैसा है? सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट साइज। और अगर इसका साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। चलो ठीक है,
तो विद द स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन लिथियम हैज द हाईएस्ट, देखो सेम वही कहानी नीचे रिपीट करी है, वही कहानी नीचे रिपीट करिए, विद द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ इट्स आयन लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी व्हिच अकाउंट्स फॉर इट्स हाई नेगेटिव ई नॉट वैल्यू एंड इट्स हाई रिड्यूसिंग पावर। सेम वही कहानी नीचे रिपीट करी हुई है कि भैया जो लिथियम है अपना वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके पीछे की वजह क्या होती है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी होना। सर हमको समझ आ गया, सर हमको समझ आ गया, पहले बोल दो आ गया। सर रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर तीन चीजों पे डिपेंड करती है, या सबसे पहली चीज पे डिपेंड करती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन चीजों से आता है। सर किस किस से आता है, ओवरऑल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, कोई मेटल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल गैसियस में गया, मेटल गैसियस से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और गैसियस आयन जब एक्वस आयन में कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये तीन चेंजेस हुए सर। इन तीन चेंजेस में जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है टोटल वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सर, क्या होता है सर, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा निगेटिव होता है, वो किस वजह से होता है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से होता है। इस कहानी को और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको क्लास 12th में ले चलूंगा, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिस दिन लेक्चर आए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वीडियो जरूर देखिएगा। बोलो क्लियर है, चलो उतार लो इसे उतार लो। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, मैं कभी नहीं कहता एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप मेरे नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लो, आप मेरे नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो ग्रुप 1 में आपसे कोई पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो लिथियम पे टिक करना, और लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट तो सोडियम पे टिक करना। कोई पूछे लिथियम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, तो भैया टिक करना कि भैया स्मॉल साइज है तो हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी देखने मिलती है। कैसी देखने मिलती है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी देखने मिलती है। ठीक है, कोई आपसे पूछे ई नॉट किस पे डिपेंड करता है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, मतलब ओवरऑल चेंज क्या हो रहा है किसी रिएक्शन के दौरान उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, समझ गए सर समझ गए। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। कौन सी बात करते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हम तीन प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार समझते हुए चलना मेरे संग। हम तीन प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या कही, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने कही ऑक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है सर, ऑक्साइड फॉर्मेशन में हमने देख लिया सर कि क्या क्या देखा, क्लास में याद करना सर। हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, चलो सर सबके सब बनाते हैं सर। पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, सोडियम का पर ऑक्साइड देख लिया सर Na2O2। लेकिन सर जो सुपर ऑक्साइड होता है वो लार्ज कैटायन ही बनाते थे, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है सर, फिर हमने हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन देखा। क्या देखा सर, हमने हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन देखा सर, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन देखा। जब ये किससे रिएक्शन करेंगे, कोई भी मेटल किससे रिएक्शन करेगी, पानी से रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी सर। फिर तीसरा हमने देखा सर किसका फॉर्मेशन, तीसरा हमने देखा सर रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर क्या देखी सर, हमने रिड्यूसिंग पावर देखी सर। जब हमने रिड्यूसिंग पावर देखी तो हमें पता चल गया वो किस पे डिपेंड करती है, ई नॉट पे, और वो जितना ज्यादा निगेटिव होगा, जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस कहानी को हमने कंप्लीट कर दिया सर। ठीक है सर, अब चौथी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब समझना, ये जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते। लॉजिक सुनना मेरे बेटा, ये जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे आप कहें कि मेरे रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273 से प्लस करूं तो 298 केल्विन आएगा। तो इतने केल्विन पे भैया ये हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते, या इतने टेम्परेचर पे हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते। सारे के सारे हाइड्राइड बनाते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पे, फॉर्म हाइड्राइड एट वेरी हाई टेम्परेचर, करीब 673 केल्विन। एनसीईआरटी का डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन इनमें भी लिथियम बदमाश, लिथियम ग्रुप का पहला मेंबर है बदमाश, ये बदमाश कंपनी ग्रुप का पहला मेंबर है बदमाश। ये बनाता है करीब 1073 केल्विन पे। कितने पे बनाता है, 1073 केल्विन पे बनाता है। कितने पे बनाता है, 1073 केल्विन पे बनाता है। अब समझना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर, सर +1 है। सर कितनी है, +1 है। तो ऑल हाइड्राइड्स आर आयनिक, ऑल हाइड्राइड्स आर आयनिक। ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड are having very strong electrostatic force between cation and anion, इसलिए इनका melting point कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है।
बोलो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल का हाइड्राइड बनाएगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, M पॉजिटिव H नेगेटिव। एग्जांपल के तौर पे अगर लिथियम ने बनाया तो इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, L पॉजिटिव H नेगेटिव। सोडियम ने बनाया तो Na पॉजिटिव H नेगेटिव। हाइड्रोजन बड़ा ही डायनामिक चीज है, समझना है यहाँ पे। अगर ये मेटल के सामने आता है तो खुद निगेटिव हो जाता है, लेकिन नॉन मेटल के सामने आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ये चीज मत भूलना। जैसे ये पानी के सामने आ गया, पानी के सामने आ गया तो भैया ऑक्सीजन यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये यहाँ +1 हो जाएगा। ये बड़ा गद्दार आदमी है, बड़ा गद्दार आदमी है। मेटल के सामने आ रहा है तो आप देख पा रहे हैं निगेटिव, लेकिन नॉन मेटल के सामने आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया। ये बायस्ड बिहेवियर शो करता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि जो पढ़ रहे हो उसे ही पढ़ो, इधर से कनेक्ट करो उधर से कनेक्ट करो। सर समझ आ गया। अल्टीमेटली कंक्लूजन बताओ। कंक्लूजन ये है कि जो हाइड्राइड होते हैं, कंक्लूजन ये है कि जो हाइड्राइड होते हैं, समझना, कंक्लूजन ये है कि जो हाइड्राइड होते हैं हमारे, वो करीब एलिवेटेड टेम्परेचर पे बनते हैं 673 केल्विन पे। उसमें भी लिथियम का हाइड्राइड अपना कितने पे बनता है, 1073 केल्विन पे बनता है। ठीक है सर, समझ आ गया। जिनका जनरल फॉर्मूला M पॉजिटिव H नेगेटिव होता है। ठीक है, अब अगर मैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, नीचे जाने पे घटती जाती है। मतलब लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर क्यों, क्योंकि उनके बीच की बॉन्ड लेंथ छोटी है ना। नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे बॉन्ड लेंथ कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। लिथियम छोटा है तो भैया लिथियम और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है तो लिथियम हाइड्राइड कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा, लेकिन नीचे जाने पर स्टेबिलिटी घटती जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? बढ़ाऊं कहानी को आगे, बढ़ा दूं कहानी को आगे? चलो सर, चौथी प्रॉपर्टी अपना हाइड्राइड का फॉर्मेशन भी क्लियर हो गया। आई होप आप एकदम कहानी को डिटेल में समझते हुए चल रहे होंगे। हमें हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करनी है। वो पुराना जमाना गया जब एस ब्लॉक में, जैसे मैं 4 साल पहले पढ़ाता था, मैं एस ब्लॉक में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताता, बहुत सारी, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है बेटा। अब बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है। एनसीईआरटी को अपनी होली बुक मानते हुए पढ़ना है, एनसीईआरटी को फर्निश्ड करना है। आप एक बार मेरे नोट सामने रखना और एनसीईआरटी रखना, आपको पता चल जाएगा एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट अनुराग सर ने कैसे आपके सामने ला के रखा है। एज इट इज हूबहू एनसीईआरटी को आपको कैसे रटवाते हुए चल रहे हैं। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो कहानी को देखिएगा। अगली बात करते हैं सॉल्यूशन विथ लिक्विड अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन विथ लिक्विड अमोनिया वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होगा जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे? कोई भी अल्कली मेटल जब अमोनिया में रिएक्शन करती है, अमोनिया से रिएक्शन करती है, तो भैया ऑल अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। सबसे पहली कहानी, ऑल अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। और डिसॉल्व होने के बाद काफी ज्यादा कंडक्टिंग, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझना। सॉल्यूशन जो बन रहा है वो कंडक्टिंग बन रहा है। ठीक है, किस कलर का बन रहा है, डीप ब्लू कलर का। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। कैसा सॉल्यूशन बन रहा है, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन रहा है। कैसा सॉल्यूशन बन रहा है, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन रहा है। तो ऑल अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया एंड गिव हाईली कंडक्टिंग डीप ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है सर क्लियर हुआ? ठीक है सर क्लियर हुआ। जितनी भी अल्कली मेटल है लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होती हैं और हाईली कंडक्टिंग डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाती हैं। लेकिन वजह, एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन रहा है, पूछेगा कि ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है। वजह तुम हो। वजह क्या है? वजह मेरे जीने की वजह तुम हो ना। हम बोलते हैं ना मेरे जीने की वजह तुम हो, वैसे ही डीप ब्लू कलर आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? कोई ना कोई वजह होगी। तो लॉजिक समझना। मैं इसको ऐसे कहूं कि मेरी कोई भी एम, मतलब मैंने अल्कली मेटल ली, अल्कली मेटल की मैंने रिएक्शन कर दी, मान लीजिए अमोनिया की। इसको लिखने का तरीका मैं दिखा रहा हूं, X+Y अमोनिया। तो ये अमोनिएटेड मेटल आयन बना, देखो M अमोनिया X टाइम्स और प्लस चार्ज, ये मेरा बना अमोनिएटेड मेटल आयन। क्या बना? अमोनिएटेड मेटल आयन बना, मेटल आयन बना। और जैसे ही अमोनिएटेड मेटल आयन बना उसके साथ साथ आपका निकला अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ENH3Y, और इस पे चार्ज आ गया -1। ये अपना देवता है, बड़ा ही खतरनाक इंसान है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। अगर फिसल गया तो इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही डीप ब्लू कलर आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन वी ऐड अल्कली मेटल इन अमोनिएटेड सॉल्यूशन हमें कैसा मिल रहा है, डीप ब्लू कलर मिल रहा है। इसके पीछे वजह क्या होगी?
अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। वजह कौन होगी? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा सॉल्यूशन रिड्यूसिंग नेचर का होगा। कैसा होगा? रिड्यूसिंग नेचर का होगा। वजह क्या होगी? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होगा। वजह क्या होगी? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा सॉल्यूशन कंडक्टिंग नेचर का होगा। वजह क्या होगी? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। अभी यहां कहानी खत्म नहीं हुई है। समझना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अपने रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो एनसीईआरटी कहती है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लस्टर का फॉर्मेशन करने लगेंगे और अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो वो जो डीप ब्लू कलर दिख रहा है धीरे धीरे ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। कंपाउंड जो रिड्यूसिंग नेचर का था धीरे धीरे नॉन रिड्यूसिंग नेचर में कन्वर्ट होने लगेगा। जब कंसंट्रेशन बढ़े, लॉजिक सुनना, एग्जामिनर देगा कि भैया हाई कंसंट्रेशन पे क्या होगा, तो याद रखना मिनिमम कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन वर्ड यहां पे दिमाग में रखना है। सॉल्यूशन कैसा हुआ? ब्लू, रिड्यूसिंग, पैरामैग्नेटिक, कंडक्टिंग। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया, क्या इतना नोट डाउन करा? उस कहानी को आगे दिखा रहा हूं मैं। ये सारी कहानियां उल्टी पढ़ने वाली है, उस कहानी को आगे दिखा रहा हूं मैं। ये सारी कहानियां उल्टी पढ़ने वाली हैं। देखना नेक्स्ट कहानी क्या है मेरी। नेक्स्ट कहानी है मेरी, अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इंक्रीज, सॉल्यूशन बिकम होगा। ये बिकॉज लिख दिया है, सॉल्यूशन बिकम ब्रॉन्ज कलर। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ब्रॉन्ज कलर का। रिड्यूसिंग था, नॉन रिड्यूसिंग। पैरा था, डाया हो जाएगा। कंडक्टिंग था, नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लस्टर विथ अपोजिट स्पिन ग्रुप टुगेदर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि फॉर्मेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लस्टर का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो क्या दिमाग में चढ़ गई कहानी? यस सर, कहानी चढ़ गई। बेटा ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए। अगर आप यहां आए हैं, और मैं आपसे हमेशा कहता हूं अगर मैग्नेट ब्रेन जैसे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग कर दिया जाएगा। मैं हमेशा से कहता आया हूं और आगे भी कहता रहूंगा। बोलो क्लियर है? बढ़ाऊं आगे कहानी को? यस सर, कहानी को आगे बढ़ा दीजिए। यस सर, कहानी को आगे बढ़ा दीजिए। देखिएगा मेरी अगली कहानी, मेरी अगली कहानी देखिएगा। नोट डाउन करा? नोट डाउन करते हुए चलना बेटा, ना डरना है ना घबराना है, बस आगे बढ़ते चले जाना है। और जिंदगी का नाम, हमेशा एक बात याद रखना, जिंदगी का नाम आगे बढ़ना है। हमेशा अगर आपके पुराने एग्जाम अच्छे नहीं गए तो ये सोचो मुझे आगे बढ़ के नेक्स्ट जो आने वाले एग्जाम है उनको अच्छा करना है। क्योंकि लाइफ कभी भी एक बार में चेंज नहीं होती है। और हमेशा आपने सुना होगा ना, हमेशा आपने सुना होगा, आप सोचो कि मुझे ये वाला चीज अच्छी नहीं मिली, तो एक चीज हमेशा याद रखना, रहने दे आसमां। हर आसमां नहीं मिल पाएगा बेटा, रहने दे आसमां, जमी की तलाश कर। सब कुछ है यहीं पे मेरे बच्चे, सब कुछ यहीं पे है। ऑल रिसोर्सेस तुम्हारे पास हैं, सब कुछ है यहीं पर, बस कहीं और ना तलाश कर, कहीं और मत तलाश कर। और सभी कमी पूरी हो जाए मेरे बेटा तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए बस एक तुम कमी की तलाश कर, समझे ना? तो बेटा कुछ ना कुछ कमी रह रही है, उसे फुलफिल करते चलो और आगे बढ़ते चलो। अगली प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं हम इसी के साथ, हैलाइड फॉर्मेशन। क्या देखने जा रहे हैं? हैलाइड फॉर्मेशन। वाह 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 वाह। देखो अगर कोई भी मेटल X मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन करे, हैलोजन के साथ रिएक्शन करे, तो आपका क्या बनेगा? हैलाइड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? हैलाइड फॉर्मेशन होगा। हैलोजन आपके कौन कौन हो सकते हैं? सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है हमारा हैलोजन। अगर कोई मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो हैलाइड का फॉर्मेशन कर रही है। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, और उन क्वेश्चन को मैं थोड़ा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके भी बताऊंगा, और मैं एनसीईआरटी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चलूंगा कि नहीं यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें वो एनसीईआरटी के थोड़े बियॉन्ड हम जाके बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है फ्लोराइड आर मोर स्टेबल वाइल आयोडाइड आर लीस्ट स्टेबल। ठीक है, जब भी हैलाइड का फॉर्मेशन होगा फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल होंगे मेटल के, क्योंकि साइज छोटा होगा। मेटल फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, तो फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल होंगे, जबकि आयोडाइड कैसे होंगे? कम स्टेबल होंगे। ठीक है, हैलाइड्स आर आयनिक हाउएवर लिथियम हैलाइड इज कोवेलेंट। क्या बोल रहा है? हैलाइड्स कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। हाउएवर लिथियम हैलाइड इज कोवेलेंट। ये क्या कॉन्सेप्ट है? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको यहां पे एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। आई होप आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा फजान रूल। आई होप आपको पता होगा फजान रूल, फजान रूल,
फजान रूल कहता है, समझना सारी एनसीईआरटी निकलेगी मेरे मुंह से। फजान रूल कहता है कि हमारे पास दो होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है कैटायन, ठीक है, और एक होता है अपना एनायन। क्या होता है? एनायन। जो कैटायन होता है, जो अपना कैटायन होता है भैया, उसके पास आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी को उसने इलेक्ट्रॉन दे के रखे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है, ठीक है। और एनायन है, ये एनायन है जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। लॉजिक सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या होगा, दोनों के बीच, कैटायन और एनायन के बीच अभी कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है सर? इनके बीच अभी कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? इनके बीच बना हुआ है सर आयनिक बॉन्ड। कैसा बना हुआ? आयनिक बॉन्ड। अब लॉजिक सुनना, फजान रूल क्या कहता है? आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। होगा क्या? कैटायन के पास एक पावर होती है जिसे हम नाम देते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या नाम देते हैं? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, जो पोलराइजिंग पावर होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, जो कि होती है चार्ज अपॉन रेडियस के बराबर। किसके बराबर होती है? चार्ज अपॉन रेडियस के बराबर। अब लॉजिक सुनना, अगर कैटायन छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कैटायन छोटा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना? एक लड़की 18 साल की और लड़का 8 साल का, समझ रहे हो? छोटा बच्चा बड़े अरमान, समझ रहे हो? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यार तुमको चिल्लाते चिल्लाते ना मेरा गला जाम हो जाता है यार बेटा। तो भैया जो छोटा पैकेट है, समझ रहे हो ना, तो वो बड़ा धमाका करने वाला है। देखो, छोटा कैटायन बड़े एनायन को अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। अब लॉजिक समझना, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो भैया ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा खींच के आया और ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ। मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ा कैटायन का तो भैया कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब सर अभी कैटायन और एनायन के बीच में टिपिकली आयनिक बॉन्ड था, लेकिन कैटायन छोटा था, उसने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करा और अपनी तरफ खींचा, क्योंकि इसके पास एक पावर है पोलराइजिंग पावर, जो कि चार्ज अपॉन रेडियस होती है। और अगर रेडियस छोटी है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है सर, तो यहां यही कहा गया है कि हैलाइड आयनिक होते हैं लेकिन लिथियम का हैलाइड कोवेलेंट होता है। इसका एग्जांपल देखो, आपके पास लिथियम है छोटा बच्चा, सोडियम है बड़ा बच्चा, पोटेशियम है और बड़ा बच्चा, रुबीडियम है और बड़ा बच्चा, रुबीडियम है और बड़ा बच्चा। आप नीचे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं रेडियस बढ़ती जा रही है। अगर रेडियस बढ़ रही है तो पोलराइजिंग पावर घटता जा रहा होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर फजान रूल से देखें घटता जा रहा होगा। मतलब हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किस में देखने मिलेगा? लिथियम में। हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सर हमको समझ आ गया कि ये हैलाइड कैसे होते हैं। सर आयनिक होते हैं लेकिन लिथियम छोटा होने की वजह से इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा है सर? ज्यादा है। तो यहाँ पे इस कहानी को मैंने जस्टिफाई करने के लिए आपको ये फजान रूल बताया। आप फजान रूल मैग्नेट ब्रेन करके सर्च करेंगे तो हमने चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। ओ सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया। अब समझना, ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिपेंड अपॉन। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, आप इन हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, और आप इन हैलाइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें, तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक होगा पोलराइजिंग पावर। सर समझ तो आई गया, हमने पोलराइजिंग पावर को अच्छे से समझ लिया। दूसरा होगा सर लेटाइस एनर्जी। व्हाट इज लेटाइस एनर्जी? जब 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन आपस में मिलते हैं, 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन आपस में मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लेटाइस एनर्जी। और तीसरा होता है सर हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो इंडिविजुअल आयन पे डिपेंड करता है। स्मॉलर द आयन ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये 3 फैक्टर पे अपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हैलाइड की। इसलिए मैंने आपसे कहा कि भले ही भाई एनसीईआरटी में सिर्फ लाइंस दी हुई हैं, लेकिन मैं उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहले इसे नोट डाउन करो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो अब कहानी को आगे बढ़ाता हूं, देखिएगा।
अब हम बात करते हैं सेम वही कहानी कि नीचे जा रहे हैं, देखो मैंने लिखा है पोलराइजिंग पावर के बारे में हैलाइट के, ठीक है, कि भैया हमने तीन चीजों की बारे में बात करी, ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला है पोलराइजिंग पावर, आप देख पा रहे होंगे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि भैया एनायन तो कॉमन है, एनायन तो कॉमन है, एनायन तो कॉमन है, लेकिन कैटायन के केस में हम देखते हैं पोलराइजिंग पावर नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, नीचे जाने पे साइज और बढ़ रहा है, नीचे जाने पे साइज और बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर होता है चार्ज अपॉन रेडियस, साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन आयनिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सुनो बेटा मजेदार बात, हैव यू एवर हर्ड अबाउट, सुनना मैं यहां पे लिख रहा हूं, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, यस सर सुना है, मतलब कोई आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होता है, मतलब पोलर सॉल्वेंट में, पानी पोलर है ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो ये जो आयनिक प्रॉपर्टी नीचे जाने पे बढ़ती जा रही है, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन वाटर, मतलब पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही होगी। वेरी इंपॉर्टेंट कहानी, नीचे जाने पे पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, कोवेलेंट कैरेक्टर घट रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है समझना, आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया और पानी भी तो पोलर है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलैरिटी पानी में पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्वेंट जो है पानी, उसमें आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि नीचे जाने पे भैया आयनिक कैरेक्टर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ती गई। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया। तो यहां से आपको भैया किस किस की कहानी क्लियर हो गई, कोवेलेंट कैरेक्टर की कहानी क्लियर हो गई, आयनिक कैरेक्टर की कहानी क्लियर हो गई और सॉल्युबिलिटी की कहानी क्लियर हो गई। किसकी कहानी क्लियर हो गई, सॉल्युबिलिटी की कहानी क्लियर हो गई। बढ़ाऊं कहानी को आगे, बढ़ाऊं कहानी को आगे, यहीं पे आप एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके लिख लेना, इसे भी नोट डाउन करो, यहीं पे एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके लिख लेना। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट करके क्या लिखना है, चलो मैं जैसे देख लेता हूं कि अब अपन ने एनायन को कैटायन को कॉमन कर दिया, किसको कॉमन कर दिया, कैटायन को कॉमन कर दिया। अब समझना, अभी तो मैंने बात करी थी कैटायन की, मैंने क्या बात करी थी, कैटायन की बात करी थी। कैटायन पे अपना कौन सा चार्ज था, क्या था, पोलराइजिंग पावर थी। कैटायन के पास कौन सी पावर थी, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर थी। कौन सी पावर थी, पोलराइजिंग पावर थी। वो पोलराइजिंग पावर किसके बराबर थी, चार्ज अपॉन रेडियस के बराबर थी। लेकिन एनायन के पास याद रखना एक होती है पोलराइजेबिलिटी। अब कोई किसी को खींच रहा है, मानो कि मुझे कैटायन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अरे कोशिश कर रहा है ना, तो एनायन का भी तो मन करेगा मैं उसकी तरफ जाऊं, उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और जितना बड़ा एनायन, मतलब छोटा पैकेट बड़े धमाके को अपनी तरफ बुला रहा है, मतलब जितना बड़ा एनायन उसके पास, एनायन के पास हो गई, अगर ये पोलराइजिंग पावर रख रहा है तो ये भी इसकी तरफ आएगा, इसके पास होगी पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के, साइज के। जितना बड़ा एनायन वो उतनी आसानी से पोलराइज हो जाएगा। तो अब मैं कैटायन को कॉमन रख रहा हूं, कैटायन को कॉमन रख रहा हूं, कैटायन को कॉमन रख रहा हूं, लेकिन मैं बात करूं एनायन की, मैं बात करूं किसकी, एनायन की। एनायन का साइज छोटा, या एनायन का साइज बढ़ गया, या एनायन का साइज और बढ़ गया, या एनायन का साइज और बढ़ गया। तो आप इधर जाने पे देख पा रहे होंगे कि साइज, और अगर साइज में इंक्रीज हो रहा है तो लॉजिक समझना, एनायन के पास है पोलराइजिंग पावर, मैं इसको ऐसे लिखूं NaF, NaCl, NaBr, NaI। चलो इसको देखते चलना, इसका साइज कैसा, इसका साइज कैसा भैया, इसका साइज छोटा, बड़ा और बड़ा और बड़ा, नीचे जा रहे हैं, रेडियस बढ़ रही है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी, पोलराइजेबिलिटी क्या होती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी। बेटा समझना, नीचे जा रहे हैं, रेडियस बढ़ रही है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, और अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ी तो जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ती थी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता था ना, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ने पे भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, और आयनिक कैरेक्टर क्या होता गया, घटता गया, आयनिक कैरेक्टर क्या होता गया, घटता गया। इसके अलावा मैंने आपसे अभी एक कॉन्सेप्ट कहा था, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला पोलराइजिंग पावर, दूसरा लैटाइस एनर्जी, तीसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर मैं इनकी लैटाइस एनर्जी की बात करूं, लैटाइस एनर्जी क्या होती है भैया,
कहीं नहीं। एक मोल कैटायन और एनायन, गैसियस कैटायन और एनायन जब आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कहते हैं लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 या चार्ज अपॉन रेडियस r स्क्वायर के, क्योंकि ये कुछ और नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या मैं सिंपली तरीके से लिख दूं ऊपर चार्ज या रेडियस के। और अगर आप देख पा रहे होंगे कि अगर रेडियस छोटी है तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, या दो कंपाउंड के बीच की आयनिक मॉलिक्यूल के बीच की दूरी कम है, मतलब लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। और लेटाइस एनर्जी ज्यादा है मतलब कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज्यादा होगा, या इनके बीच में लगने वाला इंटर आयनिक फोर्स भी ज्यादा होगा। तो एमपी बीपी भी कैसे होंगे, एमपी भी ज्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। मतलब आपको क्या समझ आया, या तो इस तरीके से देखो, रेडियस बढ़ने पे पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, और आयनिक कैरेक्टर घट रहा है। आयनिक कैरेक्टर घट रहा है मतलब भैया मैं कुछ और नहीं, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता जा रहा है। और अगर घटता जा रहा है तो आपको क्या पता चला, लेटाइस एनर्जी घटती जा रही है। रेडियस बढ़ने पे लेटाइस एनर्जी घटी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट NaF का, क्योंकि इसमें अब आप देख पा रहे होंगे आयनिक कैरेक्टर सबसे, और अगर आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो आपको क्या समझ आया, कैटायन और एनायन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई NaF शो करता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और इधर जाने पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएंगे। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए? मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, सारी कहानी क्लियर हो गई। ठीक है सर, अगर ये कहानी क्लियर हो गई तो मैं इस कहानी को दूसरे टर्म में समझाता हूं। दूसरी बात करता हूं मैं, अगर LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl की बात करूं तो इसमें देखो आप एनायन सब में सेम है, मतलब कैटायन को देखेंगे, कैटायन के केस में क्या होता है, जल्दी बोलो, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। फजान रूल कहता है कैटायन के पास होती है पोलराइजिंग पावर, और ये सबसे छोटा साइज, इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा होता है बेटा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ज्यादा कम पाया जाता है। NCERT कहती है LiCl का मेल्टिंग पॉइंट 883 केल्विन है। क्यों? क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। उसके बाद इधर जाने पे आपका मेल्टिंग पॉइंट घटता जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो प्लीज, इस कॉन्सेप्ट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। ये अपना हैलाइट फॉर्मेशन की कहानी हो गई। थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, लेकिन ये कहानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नोट डाउन कर लिया इसे, क्या उतारा इसे? अगर उतार लिया तो मैं नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूं। यहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन। बाइकार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट क्या होता है बेटा अपना? CO3-1। कार्बोनेट क्या होता है जल्दी बताइए अपना? कार्बोनेट होता है CO3-1 और -2, सॉरी। बाइकार्बोनेट क्या होता है? एक H जुड़ गया तो HCO3-1, ये होता है अपना बाइकार्बोनेट। क्या होता है? बाइकार्बोनेट। सारे के सारे बाइकार्बोनेट बनाते हैं, सारे के सारे क्या बनाते हैं? बाइकार्बोनेट बनाते हैं। लेकिन अगर आप बाइकार्बोनेट में देखोगे तो भैया जैसे मान लीजिए आपके पास है लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट। बस इनमें जो लिथियम बाइकार्बोनेट होता है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लिथिया वाटर। क्या कहते हैं? लिथिया वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथिया वाटर कहते हैं। बाकी सारे बाइकार्बोनेट किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो क्या लिखा है? लिथियम बाइकार्बोनेट जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, जिसे लिथिया वाटर कहते हैं, एंड रेस्ट आर सॉलिड। एग्जामिनर है, NCERT से कहीं से भी क्वेश्चन बना है, बस आपको डरना नहीं है। वो कहीं से भी बना सकता है बेटा, बस आपको डरना नहीं है। दिस इज द कहानी ऑफ बाइकार्बोनेट। आपको कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, मैं सारी NCERT में जितनी दी हुई हैं, और NCERT++ की भी मैं जो बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं बेटा NCERT और NCERT के बियॉन्ड नीट और जेईई में जाने के लिए जितना जरूरी है आपके 12th के साथ साथ या 11th के साथ साथ, वो मैं सब आपको बताते हुए चलूंगा ताकि आपका बेस एकदम परफेक्ट हो जाए। चलो सर, बाइकार्बोनेट क्लियर हो गया। अब है अपना नाइट्रेट फॉर्मेशन। नाइट्राइट फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रेट लिख दिया। नाइट्रेट तो NO3-1 होता है। नाइट्राइट फॉर्मेशन, जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? नाइट्राइट बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ लिथियम बनाता है Li3n, बाकी रेस्ट डू नॉट फॉर्म।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। सिर्फ लिथियम बनाता है लिथियम नाइट्राइट, इसके अलावा कोई भी आपके नाइट्राइट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? बाकी कोई भी नाइट्राइट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे हैं। अपन ने ऑक्साइड देखा, नाइट्राइट देखा, सब देखते चल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड देखा, चलो नाइट्राइट सिर्फ लिथियम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहानी लिथियम फ्लोराइड, ना इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको एज इट इज एक लाइन दी हुई है, लिथियम फ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? अब अगर पानी में इनसॉल्युबल है मतलब भैया आपको क्या पता चल रहा है कि सर इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा नहीं है। लिथियम फ्लोराइड कैसा होगा? इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ये पानी में इनसॉल्युबल है, मतलब क्या होगा? हाई लैटाइस एनर्जी की वजह से, हाई लैटाइस एनर्जी की वजह से, हाई लैटाइस एनर्जी की वजह से। अगर हाई लैटाइस एनर्जी है बेटा मतलब कैटायन और एनायन के बीच की दूरी कम है, दूरी कम है मतलब लैटाइस एनर्जी ज़्यादा है। तू भी बच्चा मैं भी बच्चा, हम दोनों बच्चे, दोनों के बच्चे होने की वजह से हम दोनों के बीच की दूरी कम मतलब लैटाइस एनर्जी ज़्यादा। ये टूटेगा नहीं, लैटाइस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी जब पानी में हाइड्रेशन एनर्जी की तुलना में लैटाइस एनर्जी ज्यादा है तो ये इनसॉल्युबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती तो ये इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन लैटाइस एनर्जी ज्यादा है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड नहीं टूट पा रहा है, इसीलिए कंपाउंड कैसा है? इनसॉल्युबल है। हमेशा अगर पानी में किसी भी कंपाउंड को डालते हैं तो पानी के पास है हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो लैटाइस एनर्जी को जो बीच में लगने वाला बॉन्ड है उसको तोड़ देती है, लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ही कम है तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं और लिथियम फ्लोराइड कैसा हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एनसीईआरटी का जो आप अब ना कर पाए। नोट डाउन कर लिया इसे नोट डाउन करा? चलो सर बिल्कुल कर लिया। तो ये अपनी कहानी है किसकी? LiF के इनसॉल्युबल होने की। अगली कहानी है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रेट। अब नाइट्रेट का थर्मल डीकंपोजिशन देखना, समझना। सारे के सारे नाइट्रेट बनाते हैं, सारे एलिमेंट नाइट्रेट बनाते हैं, लेकिन जो लिथियम नाइट्रेट होता है जब इसका थर्मल डीकंपोजिशन करोगे गर्म करने पे, ये Li2O देगा, NO2 देगा और O2 देगा। Li2O देगा, NO2 देगा और O2 देगा। इसे याद करने का तरीका, ठीक है। लूटो, Li2O लूटो, लिथियम जब भी आएगा लूटो। NO मतलब नोट, नोट टू मतलब O2, नोट टू। आपको क्या क्या मिल रहा है? लिथियम नाइट्रेट के डीकंपोजिशन लूटो, Li2O, नोट टू। एक मोबाइल आता था ना सैमसंग का, नोट टू, नो मतलब NO2 और नोट टू मतलब O2, और NO2 होती है रेड ब्राउन कलर की गैस। आप 12th में देखेंगे पी ब्लॉक में, आपको पता चलेगा कि NO2 ब्राउन मुंडे गाना सुना होगा ना, वैसे ही ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। लेकिन बाकी रेस्ट नाइट्रेट, सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम का नाइट्रेट, रुबिडियम का नाइट्रेट, सीजियम का नाइट्रेट, MnO2 देंगे और O2 देंगे। लेकिन लिथियम का नाइट्रेट आपको क्या देगा? Li2O देगा, NO2 देगा और O2 देगा। दैट्स वाई ये कहानी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये हो गया आपका थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रेट। क्या हो गया? थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रेट। लास्ट कहानी जो मुझे थी सुनानी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टी एनसीईआरटी से अलग हटके मैंने कुछ चीजें बता दी और आप लोगों को मैंने सारी चीजें याद करा दी। एस ब्लॉक एलिमेंट काफी आसान टॉपिक है, बस हैलाइड फॉर्मेशन को अच्छे से समझना। और अगर वहां फजान रूल आया है, मैंने फजान रूल के कॉन्सेप्ट लगाए, आपको नहीं पता तो आप जाके फजान रूल मैग्नेट ब्रेन डाल के देख सकते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और बेटा जैसे कि मैं कहता हूं मैग्नेट ब्रेन पे आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है 100%। यहाँ जितने भी टीचर्स हैं अपना 100% दे रहे हैं ताकि आप लोग अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कर सकें। इसी बेस्ट करने के चक्कर में यहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत सारे वीडियो बनाए जाते हैं। और अगर आप वीडियोस हमारे फाइंड ना कर पाएँ तो आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको क्लास केजी के से 12 तक की फ्री एजुकेशन के साथ साथ ओलंपियाड और NTSC भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत ही जल्द मैं जो नीट और जेई की बात करता हूं ना, बहुत ही जल्द नीट और जेई पे भी कदम रखने वाले हैं ताकि आप उसमें भी तहलका मचा सकें। अभी हम क्लास 11th और 12th की बात करें, बेस वीडियोस की बात करें, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है क्लास 11th पे। आप देखेंगे मैं और मेरे जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, ठीक है, यहाँ मैग्नेट ब्रेन में जो कि अपना 100% दे रहे हैं, आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे पार्ट 1 अपना हो चुका है, पार्ट 2 पे सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करेंगे आपको सारे चैप्टर्स की, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे।
और हम आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। और अगर आप यहां तक आ गए हैं तो सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा कि भैया क्लास 11th की जो मांग बहुत टाइम से आप कर रहे थे, जिसे मैं आप तक ले आया हूं, ये कहानी कैसी लगी। और कमेंट जब तक आप नहीं करेंगे टू वे इंटरेक्शन कैसा होगा, और लोगों तक इसे शेयर करिए जो हमारा फ्री एजुकेशन का मोटो है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। ये एडिशनल चीज है, लेकिन मेन मोटिव जो था, इतनी देर तक कहानी चली 1 घंटे की, ताकि आपके दिमाग में मैं घुस सकूं। मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में, उसमें हम बात करेंगे कि भैया एनॉमलस प्रॉपर्टी क्या होती है, कंपाउंड क्या है ग्रुप 1 के। ग्रुप 1 की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, केमिकल प्रॉपर्टी देख ली, खत्म कर दिया ग्रुप 1 को अपन ने जनरली, ठीक है। लेकिन अब इसके कंपाउंड की बात आ जाती है, और एनॉमलस प्रॉपर्टी जो लिथियम है, ठीक है, इनका डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, ये थोड़ी छोटा सा लेक्चर जाएगा, वो उसके बारे में बात करेंगे। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।